अब बेसिकली मैं आपसे बात करूंगा शेड्यूल थर्ड की। एंड शेड्यूल थर्ड बोलता है नाइदर ए सप्लाई ऑफ गुड्स और नॉर सर्विस। मीन्स ये वो एक्टिविटीज देता है जिस केस में हम उसको ना तो सप्लाई ऑफ गुड्स मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज। इट मीन्स इस टाइप के अगर कोई ट्रांजैक्शन होंगे वो गुड्स की सप्लाई भी नहीं होंगे ना ही सर्विसेज की, तो इट मीन्स जीएसटी जो लगता है या तो गुड्स पे लगेगा या सर्विसेज पे। तो जब हम गुड्स की सप्लाई भी नहीं मान रहे ना ही सर्विसेज की, तो इट मीन्स इन ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखिए शेड्यूल थर्ड का रेफरेंस जो देता है वो बेसिकली सेक्शन 7 देता है सीजीएसटी एक्ट का। देखिए जब मैंने आपको सेक्शन 7 पढ़ाया था सीजीएसटी एक्ट का, जो कि स्कोप ऑफ सप्लाई की बात कर रहा था, तो उसमें 3 सबसेक्शन थे। तो सबसेक्शन सेकंड में लिखा हुआ था कि कुछ एक्टिविटीज़ या ट्रांजैक्शन होंगे जो शेड्यूल थर्ड में स्पेसिफाइड है, जिसको मैं अब आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, जो शेड्यूल थर्ड में स्पेसिफाइड है उसको हम ट्रीट करेंगे नाइदर एज ए सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर ए सप्लाई ऑफ सर्विस। मतलब हम उसको सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानेंगे ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानेंगे। तो यहाँ शेड्यूल थर्ड का जो रेफरेंस दिया था वही हम शेड्यूल थर्ड को अब मैं आपको बताऊंगा। देखिए शेड्यूल थर्ड में बेसिकली 8 पॉइंट्स दिए गए हैं जिनको हमें सप्लाई ऑफ गुड्स या सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं मान रहा है। अगर आपको याद हो शेड्यूल फर्स्ट में मैंने कराया था उसमें सिर्फ 4 एंट्री थी। शेड्यूल सेकंड मैंने आपको कराया उसमें 7 एंट्री थी, जो 7th पॉइंट डिलीट हो चुका है, तो आप बोल सकते हो 6 एंट्री थी। एंड नाउ शेड्यूल थर्ड जो मैं आपको करा रहा हूँ इसमें टोटल 8 एंट्रीज है, तो इसको 1 बाई 1 मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो शेड्यूल थर्ड का मेन पर्पज है कि जो भी शेड्यूल थर्ड में ट्रांजैक्शन लिखे हैं उन ट्रांजैक्शन पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मान रहे एंड उसको सप्लाई ऑफ सर्विसेज भी नहीं मान रहे हैं। ठीक है, तो पहला पॉइंट बोलता है सर्विसेज बाय एन एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर इन द कोर्स ऑफ और इन रिलेशन टू हिज एम्प्लॉयमेंट। ये बोल रहा है इन केस कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, इन केस एम्प्लॉय कोई सर्विस देता है, यहाँ बोल रहा है बाय एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। ठीक है, तो उस केस में बेसिकली क्या है, उसको हम सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं मानेंगे। तो इट मीन्स ये हो गया इन केस जो एम्प्लॉय को सैलरी मिलती है तो वो बेसिकली जीएसटी के स्कोप से बाहर है, सैलरी पर जीएसटी नहीं लगता है, बिकॉज शेड्यूल थर्ड में एंट्री 1 में लिखा हुआ है। इन केस शेड्यूल 1 में ये एंट्री नहीं होती तो उस केस में फिर हमें सैलरी पर भी बेसिकली जीएसटी ऐड करना होता है। एंड लेट सपोज जैसे यहाँ पे बाई लिखा है, बाई एन एम्प्लॉय, एंड सपोज इसका उल्टा कर दिया टू एन एम्प्लॉय, तो अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई सर्विस दे रहा है तो ये कवर नहीं है इसमें। ठीक है, बाई एन एम्प्लॉय है। ठीक है, तो बाई एन एम्प्लॉयर अगर हम इसको करेंगे तो उस केस में बेसिकली जीएसटी लगेगा। ठीक है, क्योंकि शेड्यूल 1 बोलता है सर्विसेज बाई एन एम्प्लॉय टू एम्प्लॉयर। एंड लेट सपोज इसमें ऐसा भी सिचुएशन होता है जो एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा है वो एज ए एम्प्लॉय नहीं दे रहा है, वो एज ए फ्रीलांसर दे रहा है। ठीक है, लेट सपोज कोई एम्प्लॉय है, ठीक है, उसको अकाउंट्स वगैरह का काम आता है, बट मैंने उसको एज अकाउंटेंट रखा हुआ है, वो अकाउंटिंग वगैरह कर रहे हैं, तो ये वाली एंट्री में फॉल कर जाएंगे, उस पर जीएसटी नहीं ऐड होगा। लेट सपोज सेम एम्प्लॉय को कंप्यूटर रिपेयर भी आता है एंड ऑफिस में कोई कंप्यूटर बेसिकली ख़राब हो गया, तो मैंने उसको बोला कि हाँ जी ये स्किल्स भी तुम्हें आती है तो ऐसा करो तुम कंप्यूटर रिपेयर कर दो। तो बट यहाँ पे जो वो बंदा उसको रिपेयर करेगा, एम्प्लॉय कंप्यूटर को रिपेयर करेगा, वो एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय नहीं कर रहा, क्योंकि मैंने उसको एम्प्लॉय रखा हुआ है जस्ट फॉर अकाउंटिंग वर्क। तो यहाँ पे अगर वो मुझसे बोलेगा कि हाँ जी ठीक है जो भी मैं इसको रिपेयर करूँगा उसके 500-1000 चार्ज करूँगा, तो वो बेसिकली यहाँ पर उसमें कवर नहीं है, क्योंकि वहाँ पे जो वो कंप्यूटर रिपेयर कर रहा है एज ए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं कर रहा है, वो एज ए फ्रीलांसर कर रहा है। ठीक है, एंड सेकंड पॉइंट है हमारा सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल एस्टेब्लिश अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये बोला है अगर कोई कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है जो किसी भी लॉ में बना हुआ है, ठीक है, तो अगर वो ट्रिब्यूनल या कोर्ट कोई सर्विसेज देगा तो उसको भी हम जीएसटी के स्कोप से बाहर रखेंगे। ठीक है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज नहीं माना जाएगा। देखिए ये बोला है सर्विसेज बाई कोर्ट, बाई का मतलब कोर्ट की सर्विसेज, इनकेस हम कोर्ट को सर्विस देंगे तो यहाँ कवर नहीं है। थर्ड हमारा पॉइंट है, थर्ड में बेसिकली 3 जगह डिवाइड है। द फंक्शंस परफॉर्म बाय द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, मेंबर ऑफ पंचायत, मेंबर ऑफ म्यूनिसिपलिटीज, मेंबर ऑफ अदर लोकल अथॉरिटीज। ये बोल रहा है कि बेसिकली एमपीज एमएलए उस टाइप के लोगों को कवर कर रहा है। सेकंड बोलता है द ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन
who hold any post in pursuance of the provision of the constitution in that capacity। तो इसका मतलब ये बोल रहा है कोई एक पर्सन है जो कोई भी पोस्ट होल्ड करता है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है, तो उस पर्सन को भी ये कवर कर रहा है। ये बोला दी ड्यूटीज परफॉर्म बाय एनी पर्सन एज ए चेयरपर्सन और ए मेंबर और ए डायरेक्टर इन ए बॉडी एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी एंड हु इज नॉट डीम्ड एज एन एम्प्लॉय बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस क्लॉज। ये बोल रहा है कि कोई एक ऐसी एस्टेब्लिशमेंट है, उसका जो चेयरपर्सन है या कोई मेंबर डायरेक्टर है जिसको बेसिकली एम्प्लॉय नहीं ट्रीट किया गया, तो इन केस कोई ऐसा पर्सन भी है जिसको जो बेसिकली इस टाइप की पोस्ट होल्ड कर रहा है, बट उसका क्या है, जो बॉडी एस्टेब्लिशमेंट हुई थी, कंपनी एस्टेब्लिश हुई थी, वो बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटी के द्वारा वो कंपनी बनी हो, तो उसका जो चेयरमैन या दूसरे बेसिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन इसमें डिफाइन की गई है, तो उन लोगों को भी बेसिकली एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। तो बेसिकली इस एंट्री से एमपीज वगैरह को हटाया गया, इस एंट्री से बेसिकली कोई अगर कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट होल्ड करता है उसको हटाया गया, इस एंट्री से बेसिकली जो कंपनी बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, उनके जो मेन पर्सन होते हैं, चेयरपर्सन, एमडी, डायरेक्टर, उस टाइप के लोगों को हटाया गया है। ठीक है, कि वो भी बेसिकली जीएसटी के स्कोप में नहीं आएंगे। ठीक है, एंड रीज़न इसका दिया है कि वो एम्प्लॉय नहीं माने गए थे स्टार्टिंग में, क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय माने जाते तो बेसिकली फर्स्ट कैटेगरी में ही आ जाते, जो मैंने यहाँ पे बताया है, पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही आ जाते। इनकेस जिनको पहले एम्प्लॉय नहीं बताया गया था तो उनको बेसिकली पॉइंट नंबर थर्ड के थ्रू हटा दिया गया है। एंड देखिए फोर्थ हमारा पॉइंट है सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल, बुरियल, क्रीमेट्रियम, मॉर्टरी इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज। अगर ये सर्विसेज बेसिकली अगर कोई किसी की डेथ हो जाती है, डेथ के रिगार्डिंग बेसिकली ये सर्विस हो, ये सर्विस हो, ये सर्विस हो, ये सर्विस हो, या फिर ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज हो, सभी को जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। ठीक है, फिफ्थ हमारा पॉइंट है सेल ऑफ लैंड सब्जेक्ट टू क्लोज बी ऑफ पैराग्राफ 5 और शेड्यूल सेकंड। अगर आप शेड्यूल सेकंड देखेंगे तो ये बात करता है बेसिकली जो भी हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं एंड वो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने से पहले बिक जाती है, तो उस केस को बात कर रहा है। अगर कंस्ट्रक्शन होने से पहले बिकेगी तो उसको सप्लाई ऑफ, यहाँ पे लिखा हुआ था, सर्विसेज मानेंगे। ये बोल रहा है कि अगर हम कोई लैंड को सेल करते हैं या फिर सेल ऑफ बिल्डिंग होती है तो उस केस में उसको स्कोप ऑफ सप्लाई से बाहर रखा गया है। ठीक है, वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं मानी जाएगी, ना ही सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी। बट इसमें बोल दिया सब्जेक्ट टू क्लॉज बी, मीन्स क्लॉज बी में जो लिखा हुआ है उसको माना जाएगा, मीन्स सप्लाई ऑफ सर्विसेज मानी जाएगी उस केस को जो यहाँ डिफाइंड है। उसके अलावा हम सेल ऑफ लैंड करते हैं या सेल ऑफ बिल्डिंग करते हैं तो उसको स्कोप से बाहर रखा गया है। सिक्स्थ हमारा पॉइंट है ऑक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग। देखिए ऑक्शनेबल क्लेम को बेसिकली जीएसटी के स्कोप से ही बाहर कर दिया है, मीन्स ऑक्शनेबल क्लेम पे जीएसटी नहीं लगेगा। किन तीन आइटम को छोड़ के लॉटरी पे लगेगा, बैटिंग पे लगेगा एंड गैम्बलिंग पे लगेगा। इन तीन को छोड़ के बाकी के जो ऑक्शनेबल क्लेम होंगे उन पे जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ पैराग्राफ 2 द टर्म कोर्ट इंक्लूड्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। जो हमने कोर्ट वाली बात बोली थी यहाँ पर सर्विसेज बाई एनी कोर्ट, तो यहाँ पे बोला है कोर्ट कोई भी हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सभी कोर्ट को जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट हमारा ये पेज है। देखिए इसमें 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स। ठीक है, गुड्स की बात कर रहा है फ्रॉम ए प्लेस इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी का मतलब है जहाँ जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, तो मैं बोल सकता हूँ आउट ऑफ इंडिया, टू अनदर प्लेस। ठीक है, किसी दूसरे प्लेस में इन दी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी। ठीक है, तो अगेन ये नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात कर रहा है। विदाउट सच गुड्स एंटरिंग इनटू इंडिया, तो यहाँ बेसिकली बोल रहा है नॉन टैक्सेबल टेरिटरी की बात कर रहा है। नॉन टैक्सेबल टेरिटरी से माल दूसरी नॉन टैक्सेबल टेरिटरी में गया, इंडिया आए बिना, तो उस केस में बोल रहा है बेसिकली उस पर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा, वो सप्लाई ऑफ गुड्स भी नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली गुड्स को ही कवर कर रहा है। तो ये बेसिकली हम टेक्निकली इसको बोलते हैं हाई सी सेल। हाई सी सेल, तो इन केस लेट सपोज किसी ने चाइना से माल खरीदा एंड यूएसए को सप्लाई कर दिया, वो इंडिया में माल कभी आया ही नहीं, तो इस केस में बेसिकली जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा एंड इसको हाई सी सेल ट्रांजैक्शन बोलते हैं। ठीक है, एंड
8 नंबर पॉइंट है सप्लाई ऑफ वेयर हाउस गुड्स टू एनी पर्सन बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। देखिए क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन बेसिकली क्या होता है, जब हम इंडिया में बेसिकली गुड्स का इंपोर्ट करते हैं तो पोर्ट पे आती है तो हम एक बेसिकली डॉक्यूमेंट फाइल करते हैं जिसको बोलते हैं क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन। हम बेसिकली माल को छुड़ा रहे हैं कि अब माल हमें दे दो, हम इसको यूज़ करेंगे या कुछ भी करें। तो जब तक अगर हमने वो बेसिकली जो था क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन वो फाइल नहीं किया, उससे पहले अगर हम वेयर हाउस गुड्स को जो कि कस्टम पे पड़ी हुई थी, पोर्ट पे पड़ी हुई थी, किसी को सेल कर देते हैं तो वो भी बेसिकली जीएसटी के स्कोप से बाहर है। ठीक है। दूसरा बोलता है सप्लाई ऑफ गुड्स, अगेन गुड्स की बात कर रहा है, by the consignee to any other person by endorsement of document of title to the goods after the goods have been dispatched from the port of origin located outside India but before clearance for home consumption। ये अगेन होम कंजप्शन की बात कर रहा है। ये बेसिकली बोल रहा है कि अगर आपने जो आपके पोर्ट पे गुड्स पड़े हुए हैं उसको होम कंजप्शन फाइलिंग से पहले अगर आपने किसी को गुड्स को ट्रांसफ़र कर दिया है, ठीक है, तो उसमें भी बेसिकली उसको जीएसटी के स्कोप से बाहर रखा जाएगा। ठीक है। एंड उसमें ये थोड़ा डिटेल, ये बेसिकली लगभग सेम ही है ए एंड बी, पर इसमें यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा डिटेल में बता दिया गया है। ठीक है। एंड देखिए एक्सप्लेनेशन 2 यहाँ पे दिया गया है फॉर द पर्पज ऑफ पैराग्राफ 8 मीन्स इसकी बात कर रहा है एक्सप्रेशन वेयर हाउस गुड्स शैल बी द सेम मीनिंग एज असाइन टू इट इन द कस्टम एक्ट। तो ये बोला है जो हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ कर रहे हैं वेयर हाउस गुड्स, इसका मतलब जो वो माना जाएगा जो कस्टम एक्ट में लिखा हुआ है। ठीक है। तो अगर ये नहीं देता तो इसमें फिर डिस्प्यूट होते कि वेयर हाउस गुड्स किसको मानेंगे। अब इसने स्पेसिफिक कर दिया है जो कि कस्टम एक्ट में वेयर हाउस गुड्स का मतलब होता है वो भी यहाँ पॉइंट नंबर 8 में सेम मीनिंग को रेफर किया जाएगा। वेयर हाउस गुड्स का मतलब होता है जब बेसिकली पोर्ट पर माल आता है, ठीक है, एंड वहाँ पे अभी हैंड टू हैंड नहीं ले जाते हैं उसको होम कंजम्पशन के लिए, तो उस केस में उसको बेसिकली वेयर हाउस में रिक्वेस्ट करते हैं कि इस माल को बेसिकली वेयर हाउस में रख दीजिए, तो उसको बेसिकली वेयर हाउस गुड्स बोलते हैं। ठीक है, जो पोर्ट पर ही होता है। एंड बाद में हम उसको बेसिकली फाइल करते हैं होम कंजप्शन के लिए, पेपर फाइल करेंगे तो वेयर हाउस से गुड्स निकल के हम अपनी कंपनी में ले जा सकते हैं। तो हम होम कंजप्शन का जो फाइलिंग होता है बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजप्शन, उसको अगर सेल कर देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं गुड्स को, तो वो भी जीएसटी के स्कोप से बाहर है पॉइंट नंबर 8 की वजह से। ठीक है। तो आई होप सारा कुछ आपको क्लियर हो गया होगा। इन केस आपका कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं।